युद्ध की आखिरी बाजी और राजनीति की बिसात पर जब तक आखिरी दाव न चला जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत की आजादी के आखिरी कुछ दिनों में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा साहब एक ज्योतिषी के आगे अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। इतने बड़े उथल पुथल के बीच भी एक बड़े नेता को अपनी सिगार की पेटी खो जाने का गम सता रहा था। 14 अगस्त की रात 12 बजे जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त पूरे देश को जगाने वाला महात्मा चुपचाप कलकत्ता चला गया था। आजादी की उस रात से 60 दिन पहले तक पर्दे के पीछे क्या क्या खेल हुए, कौन कौन थे इसमें अहम खिलाड़ी, इस राज से आज पर्दा उठेगा। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज आपको वो कहानियां सुनाऊंगा जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, न किसी फिल्म में देखी होगी। सन 47 के जून का वो महीना कुछ अलग ही था। वैसे तो दिल्ली हर जून में तपती है, लेकिन राजनीतिक माहौल की गर्मी इसे और गर्म कर रही थी। मजहब के नाम पर पंजाब और बंगाल में लगी आग की तपिश भी दिल्ली झेल रही थी। रायसीना हिल्स के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर भी माउंटबेटन इस गर्मी को महसूस कर रहे थे। जून की एक ऐसी ही सुबह जब माउंटबेटन ने देश के बंटवारे को लेकर एक मीटिंग बुलाई, तो उसमें भी गर्मी के उस माहौल का असर साफ दिखा। सरदार पटेल और जिन्ना के बीच गर्मागर्म बहस हुई। पटेल ने जिन्ना से साफ साफ कहा कि वो अपने लोग और अपने इलाके की फिक्र करें। माउंटबेटन ने जून के तीसरे हफ्ते में पार्टीशन काउंसिल की बैठक फिर बुलाई, लेकिन इस बैठक में जिन्ना चुपचाप रहे। दिल्ली में 2 घंटे तक चली उस बैठक में जिन्ना लगातार कुछ चित्र बनाते रहे। मीटिंग के बाद वो कागज वहीं मेज पर छूट गए। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार कैम्बल जॉनसन के हाथ वो कागज लगे। जॉनसन ने कहा, मैं मनोवैज्ञानिक होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कागज पर उतारी गई इन तस्वीरों में सत्ता और ताकत की झलक साफ दिखती है। किस आधार पर कैम्बल जॉनसन ने ये टिप्पणी की थी, ये समझ पाना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें आप पढ़ सकते हैं पेंसिल से लिखे हुए कुछ शब्द, कुछ ट्रायंगल्स, कुछ ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं, और उसमें एग्जीक्यूटिव जैसे और पावर जैसे शब्द लिखे हुए। जून के तीसरे हफ्ते में ये तय हो जाने के बाद कि देश का बंटवारा होगा, कश्मीर को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें पता था कि कश्मीर मसला दोनों देशों के बीच अटकेगा। आनन फानन में माउंटबेटन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से उनकी मुलाकात की तारीख भी तय हो गई, लेकिन ठीक मुलाकात के दिन हरि सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल पाएंगे। इधर गांधी और नेहरू भी कश्मीर जाने के लिए बेताब हो रहे थे। माउंटबेटन ने श्रीनगर में कर्नल वेब को लिखा, नेहरू आजकल काफी थके दिख रहे हैं, उनकी रात की नींद भी पूरी नहीं हो रही है, वो चिड़चिड़े हो गए हैं। ऐसे हालात में उनका श्रीनगर जाना ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ गांधी का श्रीनगर दौरा ज्यादा दिन तक रोकना ठीक नहीं होगा। कि माउंटबेटन ने अपने डिसीजन लिए, नेहरू ने अपने डिसीजन लिए, सिर्फ इस सवाल के सिवाय कि नवाब और महाराजा लोगों को परसुएड करना कि आपका भविष्य भारत के साथ है। ये काम नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को सौंपा और माउंटबेटन ने ये काम उनके लिए किया। कश्मीर को लेकर राजनीतिक ड्रामा चल रहा था और इसी उठापटक के बीच जिन्ना को अपने खत्म हो रहे सिगार के स्टॉक की फिक्र सता रही थी। जिन्ना ने 28 जून को देहरादून में किसी यूनुस को लिखा कि मेरे सिगार की पेटी खो गई है और वो इसके बारे में पता लगाएं। माउंटबेटन ने तो ऑलमोस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि जिन्ना का दिमाग समझ पाना
सबसे टेढ़ा काम है, क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी कोट अनकोट कोल्ड पर्सन। हिंदुस्तान के आजाद होने से करीब 2 महीने पहले का वक्त था। दिल्ली में बंटवारे को लेकर सियासत गर्म हो रही थी। कई दौर की बातचीत के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी, जबकि लंदन में कुछ चीजों पर आखिरी फैसला हो चुका था। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि आजाद भारत के 2 टुकड़े करना और बंटवारे की लकीर कौन शख्स खींचेगा, ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया था। सत्ताईस जून 1947 की दोपहर सर रेडक्लिफ को लॉर्ड चांसलर के कमरे में बुलाया गया। जिस आदमी ने कभी भारतीय उपमहाद्वीप पर कदम नहीं रखा था, उसके सर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती बंगाल और पंजाब में बंटवारे की लकीर खींचने की थी। एक घंटे बाद जब रेडक्लिफ के सामने भारत का नक्शा खोला गया तो वो हैरान रह गए। उन्हें करीब 9 करोड़ लोगों और 1,75,000 स्क्वायर मील जमीन का बंटवारा करना था। शायद पहली बार किसी एक अंग्रेज अधिकारी के हाथ 9 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होना था। पहले तो ये ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हम जून 48 में जाएंगे, लेकिन जून 48 का जो दिन था उसे आगे लाए माउंटबेटन अगस्त 1947। स्वतंत्र और विभाजन का जो सवाल था, इसको आगे लाना ये सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सिर्फ माउंटबेटन की थी। रेडक्लिफ जज था विलायत में और इस वजह से चुना हुआ उनको वो लाए यहाँ पे कि वो हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसको कहा कि लाइन बना दो और हम उनको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दिए कि मुसलमान इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, हिंदू इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, इसे बेसिस में आप कर दिया। उसने कर दिया। सर रेडक्लिफ का भारत आना, वायसराय हाउस में ठहरना और माउंटबेटन से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद बमुश्किल तमाम 10 दिन में दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाना। रेडक्लिफ ने जब वो लाइंस बनाई, ये माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू दिया था और ये कहा था, फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका उल्लेख है, जिसमें कहा था कि मुझे रेडक्लिफ हेज कटर की तरह दिखाई देता है, बहुत बड़ी कैंची लेकर झाड़ काटने की कोशिश कर रहा हो, वैसे वो मुल्क काट रहा था। रेडक्लिफ अपने मिशन के लिए भारत पहुंच गए। भारत की आजादी के बिल पर अभी ब्रिटिश संसद की मुहर लगनी बाकी थी। 4 जुलाई की दोपहर से ही लंदन में बारिश हो रही थी और दिल्ली में गर्मी अपने उफान पर थी। रात 8:30 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के सामने 2 सेकंड के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रख दिया गया। जुलाई की एक ऐसी ही दोपहर गांधी माउंटबेटन से मिलने वायसराय हाउस पहुंचे। गांधी ने कांग्रेस की तरफ से माउंटबेटन को देश के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता दे डाला। इस ऑफर के साथ साथ गांधी ने माउंटबेटन को यह नसीहत भी दे डाली कि वायसराय हाउस की शानो शौकत से बाहर निकलकर वो लटियंस दिल्ली के किसी बंगले में शिफ्ट हो जाएं, ताकि वायसराय हाउस को अस्पताल बनवा दिया जाए। जवाब में माउंटबेटन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। रेडक्लिफ ने अभी बंटवारे की लकीर खींची भी नहीं थी, सिर्फ आशंका पर ही देश में दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। शुरुआत कलकत्ता से हुई। लॉर्ड माउंटबेटन को पूरा भरोसा था कि सिर्फ एक ही शख्स है जो कलकत्ता की आग को बुझा सकता है। वो तुरंत पहुंचे महात्मा गांधी के पास, इस उम्मीद से कि गांधी जी के एक इशारे पर लोगों का गुस्सा थम सकता है। माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि पंजाब की स्थिति को संभालने के लिए मैंने 55,000 की फोर्स का बंदोबस्त कर लिया है।
मैं पंजाब को तो संभाल लूंगा, लेकिन कलकत्ता को संभालना मेरी फौज के बस में नहीं है। मुझे सिर्फ अब आपका सहारा है। एक बड़ी फौज दंगे रोकने के लिए तैनात की गई थी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित होंगे लोग, पाकिस्तान से भी और भारत से भी, और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और हुई। उन दंगों को रोकने के लिए जो 60,000 सैनिक वहां तैनात थे, कुछ बहुत अधिक नहीं कर पाए। बंटवारा ईस्ट में भी हुआ, लेकिन यहां 60,000 की फौज थी और वहां एक गाली। पश्चिम में दंगे हुए, पूर्व में नहीं। ये गांधी का असर है। तनाव के ऐसे माहौल के बीच कुछ खुशगवार लम्हे भी होते थे। गांधी जी के साथ रजवाड़ों के मुद्दे पर हुई बातचीत को माउंटबेटन ने कुछ इस अंदाज में बयां किया है। उन्होंने गांधी जी से कहा, एक तरफ तो आप सबको मिलाकर चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ राजा रजवाड़ों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये तो वही बात हुई कि किसी लड़की को आप डंडे के जोर पर शादी के लिए राजी करो और फिर कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। माउंटबेटन की इस बात पर गांधी जोर से हंसे। तो गांधी जी का वो बहुत आदर करते थे, लेकिन गांधी जी का तो पॉलिटिक्स में तब तक कोई रोल नहीं था। ना तो वो सरकार में थे, वो तो ना तो वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं शामिल थे। तो जो भी रिलेशनशिप था, ये सिर्फ ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप का ही था। इधर राजा रजवाड़ों के लिए भी वक्त तेजी से बीत रहा था। 10 जुलाई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि उनके पास वक्त बहुत कम है और वो जल्दी से फैसला करें कि उन्हें किधर जाना है। इसी दिन एटली ने संसद में घोषणा कर दी कि माउंटबेटन भारत के और जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होंगे। माउंटबेटन का ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि जो भी नवाब और महाराजा, ये उनके सपने थे कि हम भी स्वतंत्र बन जाएंगे, और ये बिल्कुल फालतू सपने थे। इनसे किसी को कुछ फायदा नहीं होता। इन सपनों को उन्हें से उठा दिया उन्होंने। 15 जुलाई भारत की आजादी की तय तारीख से ठीक 1 महीने पहले ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को मंजूरी दे दी। माउंटबेटन ने तय वक्त से पहले ही हिंदुस्तान को आजाद करने और बांटने का फैसला तो ले लिया, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आने वाले तूफान की आहट माउंटबेटन को सुनाई दे रही थी। ये दंगे शुरू हो गए थे, और हिंदू और मुसलमान के बीच में ये दंगे और झगड़े और आपस में मारतोड़ शुरू हो गया था। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा, और ये बिल्कुल सिंसियरली सोचा होगा कि अगर लंबा टाइम फ्रेम हो तो ये दंगे और होंगे, तो फटाफट करने से शायद वायलेंस कम हो जाएगा। तो इन्होंने यही सोचा होगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। माउंटबेटन के हाथों वक्त बड़ी तेजी से फिसल रहा था। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास था। आजादी की तय तारीख से ठीक 25 दिन पहले माउंटबेटन ने 25 पन्नों का एक कैलेंडर सभी सरकारी अधिकारियों के ऑफिस भिजवा दिया। इस कैलेंडर में सत्ता परिवर्तन को कितने दिन और बचे हैं, ये हर पन्ने पर बताया गया था। 3 महीने में बंटवारा हो गया। पहले प्लान था कि 18 महीने में होगा, उन्हें 3 महीने में कर दिया। 3 महीने इस वजह से इतने लोग मर गए, ये हुआ फलाना हुआ। क्यों? उन्हें समझा कि वो तो उनका तो बुरा नहीं लगा कि मतलब हिंदुस्तानी मरे ना मरे, क्या हुआ, उनका काम बन जाए। कैलेंडर के पन्ने हर बीते दिन के साथ तेजी से बदल रहे थे, और उतनी ही तेजी से माउंटबेटन के लिए मुसीबतों का दौर बढ़ रहा था। ब्रिटिश हुकूमत उन चिन्हों और प्रतीकों को समेटने में लगी थी जिनमें उसके राजशाही ठाट बाट की झलक दिखती थी। छब्बीस जुलाई को कैबिनेट की ऐसी ही एक बैठक में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि लखनऊ रेजिडेंसी पर 1857 से लगातार फहरा रहे यूनियन जैक को
14 अगस्त की शाम उतारकर लंदन भेज दिया जाए। जमीन पर बंटवारे की लकीर खींचने के काम में रेडक्लिफ व्यस्त थे। 2 नौकरशाह चौधरी मोहम्मद अली और H.M. पटेल को प्रॉपर्टी बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये काम आसान नहीं था। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों को सरदार पटेल के बेडरूम में बंद कर दिया गया कि यहां बैठकर वो किसी नतीजे पर पहुंचे। आखिरकार तय हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में अब सरकारी दफ्तरों की जो जायदाद है वो 80% भारत के हक में और 20% पाकिस्तान के हक में छोड़ दी जाएगी। प्रॉपर्टी के बंटवारे पर आखिरकार किसी तरह सहमति तो बन गई। लेकिन पूरा मामला एक बग्गी को लेकर अटक गया। सोने और चांदी से बनी इस बग्गी को तोड़कर बंटवारा तो नहीं किया जा सकता था। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि सिक्का उछालकर इसका फैसला किया जाए। फैसला भारत के हक में गया। हर चीज को बांटने को लेकर इतनी मारामारी हो रही थी, लेकिन बांटने वालों ने एक चीज को बख्श दिया। फैसला लिया गया कि लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल का बंटवारा तुरंत न किया जाए। तो बात तो ये भी कहा जा सकता है कि कायद आज़म ने जो अल्लामा इकबाल के नज़रियात या पाकिस्तान के नज़रियात अडॉप्ट किए वो किसी हद तक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म थी। अगस्त का महीना शुरू हो गया। पूरे देश में आजादी का रंग जमने लगा था। 4 अगस्त को मुंबई के ताजमहल होटल ने अपनी छत पर बड़ा तिरंगा फहराने का फैसला किया। इसी तारीख से होटल ने यह रिकॉर्ड बजाना बंद कर दिया, गॉड सेव द किंग। सात अगस्त जिन्ना आज दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर कराची के लिए रवाना हो रहे थे। आज जिन्ना उन कपड़ों में थे जिन्हें कभी कभी पहनते थे, शेरवानी और चूड़ीदार। उस दिन जिन्ना कुछ दूसरे मिजाज में दिख रहे थे। उन्होंने 10 औरंगजेब रोड के अपने घर की अलमारी से जरूरी कागजात निकाले और दोपहर 12:25 पर पालम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। माउंटबेटन ने जाते जाते जिन्ना को 2 गिफ्ट दिए, अपना एडीसी एहसान अली और रॉल्स रॉयस कार। वायसराय ने जिन्ना को कराची भेजने के लिए अपना स्पेशल DC-3 एयरक्राफ्ट भी दिया। विमान की आखिरी सीढ़ी पर जिन्ना ने दिल्ली को निहारा, आसमान की तरफ देखा और अपने एडीसी सैयद एहसान अली को धीरे से कहा, शायद ये आखिरी बार है जब मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूं। जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो बहुत कम लोग इनको विदा करने के लिए गए थे, बहुत ही सीमित संख्या में लोग थे। लेकिन जब ये मौरीपुर एयरपोर्ट पहुंचे कराची, तो लगभग पूरा एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ था। उसके बाहर का हिस्सा स्टेडियम में खचाखच लोग भरे हुए थे। हवाई जहाज के अंदर जिन्ना चुपचाप बैठे रहे और एक एक करके अखबारों के पन्ने पलटते रहे। उस पूरी फ्लाइट में जिन्ना ने एक शब्द भी नहीं कहा। जिन्ना कराची के लिए निकले, उधर गांधी माउंटबेटन को दिए अपने वादे को निभाने के लिए कलकत्ता निकल पड़े। ये बहुत सिग्निफिकेंट वाक्य है कि जिन्ना बहुत ही स्ट्रांग हेडेड थे। उनको ये मालूम था कि उनको क्या चाहिए, उसको किसी भी तरह हासिल करना उनको आता था। लेकिन एक एलिमेंट ऑफ डाउट जिन्ना के दिमाग में भी था। मेरा अपना ये ख्याल है कि कायद-ए-आज़म आखिर वक्त तक ये भी चाहते थे कि किसी तरह से मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही हो जाए। कराची पहुंचने पर जब जिन्ना गवर्नर जनरल के तौर पर मिले, अपने नए नए वाले घर गवर्नमेंट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने एडीसी सैयद एहसान अली से मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीते जी पाकिस्तान देख पाऊंगा। जिन्ना खुश थे और गांधी सत्ता की चकाचौंध से दूर कलकत्ता के सोधपुर आश्रम में चिंता में डूबे हुए थे। कलकत्ता को जलने से बचाने के लिए गांधी से अपील करने वाले माउंटबेटन अकेले नहीं थे। एक नाम और आश्चर्यजनक रूप से सामने आया, बंगाल के प्रधानमंत्री सोहरावर्दी का। ज्यादातर लोगों का मानना था कि सोहरावर्दी ही सारी फसाद की जड़ है। सोहरावर्दी गांधी को मनाने लगे। गांधी को अगले ही दिन नोआखली जाना था। गांधी ने सोहरावर्दी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि सोहरावर्दी नोआखली के मुसलमानों से वादा ले कि वहां एक भी हिंदू के साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरा, वो गांधी के साथ साथ कलकत्ता के एक झुग्गी में रहें। सोहरावर्दी गांधी की दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। गांधी के इस फैसले पर पटेल ने उनको एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप ऐसी जगह रहने के लिए चले गए जो किसी बूचड़खाने से कम नहीं है, और साथ ही भी आपने कैसा चुना, सोहरावर्दी। इन सोहरावर्दी के ताल्लुकात बहुत से हिंदू खानदानों से भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने जो कैलकाटा राइट्स हुए उसमें तो बिल्कुल गांधी जी के साथ तो रहे, और काफ़ी कभी कभी खतरे के भी पोजीशन में रहे सोहरावर्दी। इसलिए जो उनकी वो फेज है उसकी हमेशा हमें कदर करना चाहिए। आजादी का दिन 15 अगस्त तय किया गया था, लेकिन ज्योतिषियों ने इस दिन को अशुभ बताकर इसे टालने को कहा। यह दिन अशुभ कैसे था? ब्रेक के बाद नई दिल्ली के एक बंगले में रेड क्लिफ बंटवारे का ढांचा तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्हें जो डेडलाइन दी गई थी उसमें सिर्फ 72 घंटे का वक्त बचा था, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 दिन। अंग्रेज सरकार ने बड़ा जश्न मनाने की तैयारी की थी। जाने वो जश्न था या कि ब्रिटिश हुकूमत शोर शराबे में बंटवारे की चीखों को दबा देना चाहती थी। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में बंटवारे का प्लान दोनों देश के स्वतंत्रता समारोह से पहले बाहर आए। रेड क्लिफ की रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। 13 अगस्त की सुबह उनके सहयोगी एक आईसीएस अधिकारी ने उसे भूरे रंग के 2 लिफाफों में वायसराय हाउस पहुंचा दिया। दो देशों की तकदीर और 9 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला इन 2 लिफाफों में बंद हो चुका था। वायसराय को पता था कि जिस दिन ये लिफाफा खुलेगा उस दिन गदर मचेगा। वायसराय उसी दोपहर पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए कराची निकल पड़े। 15 अगस्त से पहले जितने भी फैसले हुए उसमें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि खून खराबा होगा, और ये अंदेशा ही नहीं था कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे। किसी को अंदाजा नहीं था पार्टीशन का। ये बात जरूर है कि अंग्रेजों ने कम्युनिटीज को बांटने की हमेशा की, सिर्फ हिंदू मुसलमानों का नहीं था। जैसे आपको मालूम है कि डिप्रेस कास्ट फेडरेशन को भी उन्होंने कई दफा इनकरेज किया। माउंटबेटन ने भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त तय किया, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि यह दिन अशुभ है। आखिरकार इस बात पर मोहर लगी और 14 अगस्त की रात को ही आधिकारिक समारोह शुरू कर दिया जाए। लेकिन जो जिन्ना अब तक बहुत खुश थे, उनको अचानक एक अपशकुन की आहट हुई। जिस बग्गी में सवार होकर जिन्ना को कराची की गलियों में अपने आधिकारिक दौरे पर जाना था, उसके घोड़े के पांव में चोट आ गई। इतना ही नहीं, जिन्ना ने 13 अगस्त को अपने घर पर दिन के खाने की दावत रखी थी। आखिरी वक्त पर पता चला कि यह तारीख रमजान के पाक महीने के आखिरी हफ्ते में आएगी। इस दौरान मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। एक तरफ भारत के ज्योतिषी 15 तारीख को अशुभ मान रहे थे, तो दूसरी तरफ 13 अगस्त की तारीख जिन्ना को भी नहीं भाई।
देश को आजाद होने में अब मात्र 36 घंटे बचे थे। महात्मा गांधी सौदपुर के अपने आश्रम से निकल पड़े, इस उम्मीद के साथ कि कलकत्ता को वो जलने से बचा लेंगे। माउंटबेटन समेत पूरे देश को उनसे इसी चमत्कार की उम्मीद थी। उनकी मंजिल थी सौदपुर आश्रम से 10 मील दूर हैदरी हाउस। आज 10 मील का वो सफर गांधी को कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। हैदरी हाउस एक अमीर मुसलमान सेठ का घर था, जिसे उसने कीड़े मकोड़ों के भरोसे छोड़ दिया था। इस खंडहर जैसी हवेली में गांधी के साथी भी अजीब थे, सोहरावर्दी। सोहरावर्दी को देखते ही वहां के हिंदुओं ने उस घर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अंदर कमरे में गांधी बेपरवाह बैठे थे। अपनी जिंदगी में गांधी को पहली बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। अगस्त 15 यहाँ नहीं रहे, कलकत्ते चले गए। क्यों कलकत्ते गए? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में फसाद हो रही थी, उसको कुछ वहाँ पे ठीक कुछ करवा दिया उन्होंने। फिर नेहरू ने कहा अब दिल्ली आइए, यहीं पे हो रहा। तो बेचारे आए, पर यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा था उनकी बातें। हैदरी हाउस से 1800 मील दूर 14 अगस्त के दिन गांधी के विरोधी जिन्ना इतिहास के सामने उस जीत का गवाह बनने जा रहे थे जिसमें गांधी हार गए। जिन्ना देश को बांटने के अपने मंसूबे में जीत गए। कराची के उस परेड मैदान में इतिहास इस पल का गवाह बनने को तैयार खड़ा था। गांधी जी ने तो ये कहा था, मतलब जो बात पहले हो चुकी है कि ये इस आजादी को मैं असली आजादी नहीं समझता, क्योंकि बंटवारे के साथ हुई। 14 अगस्त की वो रात माउंटबेटन भी गांधी की तरह कुछ चमत्कार करने की कोशिश में जुटे थे। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या इस देश के सबसे मजबूत इंसान होने के नाते वो आखिरी घंटों में कोई चमत्कार कर सकते हैं? सोचते सोचते उन्हें ये ख्याल आया कि अपने दोस्त पालनपुर के नवाब की पत्नी को वो हाइनेस की पदवी दे सकते हैं। माउंटबेटन ने पहले के वायसराय से इस बात की पैरवी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज वो खुद उस कुर्सी पर बैठे थे। उनके पास वक्त काफी कम था। उन्होंने वायसराय के तौर पर अपना आखिरी फैसला लिया। कागज पर जब उन्होंने दस्तखत किए तो उनके सामने घड़ी 11:58 का वक्त दिखा रही थी। 14 अगस्त की रात भी आ गई थी। हर भारतवासी को बड़ी शिद्दत से इस तारीख का इंतजार था। बंटवारे के दर्द पर अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद होने की खुशी भारी पड़ रही थी, लेकिन कल इस आजादी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये डर भी हर आदमी के जहन में था। चौदह अगस्त की उस रात को दिल्ली में बारिश हो रही थी। तेज बारिश भी लोगों का हौसला पस्त नहीं कर सकी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर लोगों का तांता लगा था। अंदर भी हॉल खचाखच भरा था। ठीक 12 बजे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। रात को 12 बजे नेहरू देश को अपने ऐतिहासिक भाषण से जगा रहे थे। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. वहीं आजादी के समारोह की चकाचौंध से दूर वो शख्स हैदरी हाउस में उस रात चुपचाप सोया हुआ था, जिसने आजादी की लड़ाई के लिए पूरे देश को जगाया था। गांधी दूर नहीं रखे हुए थे। कांग्रेस ने गांधी को 1945 से लीडरशिप ने बहुत ही सलीके से, बहुत प्यार से और बहुत ही अदब से एक सीनियर लीडर मान के अलग कर दिया था। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक वर्किंग कमेटी थी 45 के बाद हुई, मौलाना का याद कर रहे थे, गांधी जी को सलाह के लिए बुलाया। गांधी जी ने अपनी सलाह ले दी। वहां पर सन्नाटा था। 2 मिनट के सन्नाटे के बाद मौलाना आजाद कहते हैं, बापू जाए ना। अब बापू को वर्किंग कमेटी में बुलाया गया है, उनकी बात हो गई है, उसके बाद कुछ नहीं कह रहे। और वर्किंग कमेटी कहता बापू जाए ना, तो डंडा उठा करके निकल गया बाहर।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेहरू ने अपने 13 मंत्रियों के नाम की लिस्ट का एक लिफाफा माउंटबेटन को दिया। जब माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला तो उसमें एक सादा कागज था। जल्दबाजी में लिफाफे की अदला बदली हो गई थी। आखिरकार 15 अगस्त को आजादी की पहली सुबह भी आई। गांधी ने उपवास रखकर आजादी मनाने का फैसला किया। जब एक अंग्रेजी अखबार ने इस मौके पर संदेश देने को कहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे अंदर की ताकत कमजोर पड़ गई है। गांधी ने क्या सोचकर यह बात कही, इसके कई मायने निकलते हैं। नेहरू पटेल जब वक्त आया उनको ही उनकी बात नहीं माने हैं। उनका एक बायोग्राफर है प्यारेलाल गांधी जी का, उनका फ्रेज था दे ड्रॉप द पायलट। जो आदमी उनको ले जा रहा था उनको एक तरफ कर दिया, आपने चल पड़े। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। माउंटबेटन और उनकी पत्नी भी खुश दिख रहे थे। जिस शहर में उनका प्यार परवान चढ़ा था, उसी शहर में एक बड़े मिशन को कामयाब करने की खुशी उनके चेहरे पे साफ दिख रही थी। आजादी के जश्न में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं चला कि वो खुशी मनाएं या गम। मुंबई के पौश इलाके में एक घर की मालकिन भी इसी दुविधा में थी। उनके घर पर दोनों देशों के झंडे फहरा रहे थे। वो जिन्ना की बेटी दिना का घर था। विंस्टन चर्चिल आखिरी वक्त तक भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं थे। उनकी भविष्यवाणी थी कि अगर ब्रिटिश भारत की कमान छोड़ देंगे तो पूरा देश बिखर जाएगा। हर प्रधानमंत्री के मरने के बाद ये कयास लगाए जाते रहे कि सेना का शासन शुरू हो जाएगा। मॉनसून के समय पर नहीं आने पर पूरे देश में अकाल का डर बताया जाने लगता है। देश के किसी कोने में अगर अलगाववाद आंदोलन शुरू होता तो ये हौवा खड़ा कर दिया जाता था कि अब ये देश एक नहीं रह पाएगा। लेकिन भारत का गणतंत्र फल फूल रहा है, चर्चिल की भविष्यवाणी को झुठलाकर। तो देखा आपने, जिस आजाद हवा में आप सांस ले रहे हैं वो आजादी हमें और आपको कैसे मिली। मैं और आप में से बहुत से लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने एक आजाद हिंदुस्तान में जन्म लिया। आइए मिलकर इस आजादी का पर्व मनाएं। जय हिंद।